बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस जब से आए हैं काजी फायज ईसा साहब बहुत मोहतात खेल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों से दूर रह रहे हैं और वो जो उनका तासुर था कि वो बड़े फलाफला उनका नहीं जनाब, बड़े धीमे मिजाज के साथ अपनी चीजें और किसी मंसूबे में वो रुकावट नहीं बनते, बिल्कुल सारी चीजें बड़ी आसानी के साथ स्मूथली चलती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी जरा भुगते और अब वो असल इम्तिहान में आ गए हैं। कैसे? पहली बुनियाद ये है कि आप जानते हैं कि फौजी अदालतों के ऊपर सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब बेंच बनाया था तो काजी फायज ईसा साहब पतली गली से निकल गए थे। जो भी उन्होंने उस वक्त बुनियाद बनाई थी, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, लेकिन उनको मिलिट्री कोर्ट का वो केस जरूर सुनना चाहिए था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने वो हिम्मत जो है वो नहीं की थी। तो उसके बाद अब उन्होंने किया क्या, उसी बेंच को बरकरार रखा और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने फौजी अदालतों को कलअदम करार दे दिया और साथ ही जो वहां पे कुछ एक्ट की चीजें थी वो भी उन्होंने कलअदम करार दे दी। अब हुआ यह है कि इस मामले को लेके जाहिर है कि ये संजीदा और सेंसिटिव मामला है। सबसे पहले सिंध हुकूमत ने पहल की और सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया। फौजी अदालतों के हवाले से सिंध हुकूमत के बाद आज वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है उनके मुताबिक जिन दरखास्तों पर फैसला दिया गया वो नाकाबिले समाअत थी और इस तरह से उन्होंने कहा कि आर्मी तंजीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो मुख्तलिफ जो एक्ट की दफात हैं जिनको कलअदम करार दिया गया है उनको भी बहाल किया जाए। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वजारत दिफा ने ख्वाजा हारिस को इस केस के लिए जो है वो हायर किया है। अब जब वजारत दिफा ने, या जिसको आप कह सकते हैं कि विफाकी हुकूमत ने उसको चैलेंज किया, तो उसके बाद बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उन्होंने भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस का ट्रायल रोकने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसको चैलेंज कर दिया। अब जब बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया और सिंध की हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया, तो उसके बाद एक और हुकूमत पीछे आई और उसने भी कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनका नहीं जनाब, हम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, अभी तक पंजाब हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो मजमूई तौर पे 3 सूबाई हुकूमतों और उसके बाद वजारत दिफा ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया। अब असल मसला यह है कि 5 रुकनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दिया। तो अब ये जो अपील की गई है, अब देखना यह है कि इस पे बेंच कौन सा बनता है। क्या काजी फायज ईसा साहब खुद बैठेंगे या क्या करेंगे? क्या इस मामले के ऊपर भी फुल कोर्ट बना देंगे ताकि ये मामला ऑल टाइम सेटल हो जाए, या फिर वो जो जस्टिस एजाजुल एहसन का फैसला है उस फैसले को कलअदम करार देके तारीख के अंदर अपना नाम लिखवा के तो वो एक बार फिर वापस उसी चीज की तरफ जाएंगे। ये बड़ा अहम और काजी फायज ईसा साहब के लिए मामला है, क्योंकि ये वो चीज है जिसका तायुन तारीख में होना है और आप दरमियान में पतली गली में वो दरमियान में रहते जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मुमकिन नहीं हो पाएगा और आपको बड़ा क्लियरली इस मामले के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा। पहला चैलेंज तो है ये। दूसरा इम्तिहान आज एक और काजी फायज ईसा साहब का। काजी फायज ईसा साहब वकीलों की लैंग्वेज ठीक कराते हैं, गाउन ठीक कराते हैं, डांटते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी अदालतों में कितने अहम मामलात पड़े हुए हैं जो जाहिर है इंसाफ मांगते हैं। उसमें एक केस जो है वो अरशद शरीफ साहब का भी है। पूरी कौम अरशद शरीफ की मकरूज भी है, उनसे मोहब्बत भी करती है और वो जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर जाहिर इंसाफ भी होना चाहिए। तो काजी फायज ईसा साहब को आए काफी दिन हो गए हैं, सारे कामों में बड़ी जल्दी की, लाइव टेलीकास्ट भी करा दिया, फुल कोर्ट भी बना दी, सब कुछ किया,
तरजीह बुनियादों के ऊपर पता नहीं कितने पुराने केसेस निकाल लिए, लेकिन अरशद शरीफ का केस जो है उसको कहीं पे नहीं हुआ। तो आज उनकी वालिदा ने एक दरखास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि असल मामला ये है कि उनकी जो जिस तरह के मामला चल रहे हैं उनकी फैमिली में मायूसी पाई जाती है, और उनकी वालिदा ने ये दरखास्त की है कि जो अस्कुद नोटिस लिया गया था उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब तो ये भी तनाजा नहीं है ना कि अस्कुद नोटिस के ऊपर फैसला किसने करना है, अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो मामला है वो भी रिजॉल्व हो चुका है। तो उन्होंने उस हवाले से बताया कि आखिरी बार इस केस को जो है वो 13 जून को सुना गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया। तो उन्होंने ये कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा होने के बाद जो तफ्तीश है वो तातुल का शिकार है, जाहिर है फैमिली उसके ऊपर परेशान है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि 27 नवंबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है खुदारा उस केस हफ्ते के अंदर इस केस को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखना यह है कि क्या इस चीज को लाया जाता है, क्या जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो अरशद शरीफ साहब की वालदा को इंसाफ दे पाएंगे। और ये सिर्फ अरशद शरीफ या उनकी वालदा या उनकी फैमिली का नहीं, पाकिस्तान की कौम भी इंसाफ चाहती है कि पाकिस्तान का एक बेटा जिस बेदर्दी के साथ जो कुछ हुआ मंतकी अंजाम तक इस केस को पहुंचना चाहिए। आप बाकी चीजों में बड़े एक्टिव हैं तो ये चीज भी उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान का अलकादे ट्रस्ट केस वाला आज जो है वो समाअत हुई। आज लग ये रहा था कि इमरान खान के पास जजेस हाजिरी दे रहे हैं। कैसे? पहले साइफर वाले जज आए, जाहिर है वो समाअत नहीं कर पाए अदालत के स्टे की वजह से। तो साइफर वाले जज निकले तो उसके बाद जनाब वो एहतसाब अदालत वाले जज मोहम्मद बशीर साहब आ गए। तो उन्होंने वहां पे ही बुशरा बीबी के केस की समाअत की और उसके साथ जो है इमरान खान के केस की भी समाअत की। तो इस चीज को लेके एक तो उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो 4 रोजा जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया है, और जिस्मानी रिमांड के हवाले से अब जो है वो 21 नवंबर तक वो एक लिहाज से नैब के पास है। लेकिन अब नैब के प्रोसिक्यूटर ये कह रहे थे कि उन्होंने हमारे हवाले कर दिया है, उनको जेल में भी तफ्तीश की इजाजत है। लेकिन सवाल ये है कि नैब की हिकमत अमली क्या होगी? क्या इमरान खान को अडियाला जेल से निकाल के नैब अपनी हिरासत में लेगा, या फिर नैब कहेगा नहीं जनाब हमें अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो रिमांड तो हमें मिल गया है लेकिन हम जेल के अंदर ही तफ्तीश करेंगे। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं उनकी जो जमानत है उसमें भी 21 नवंबर तक तौसीह कर दी गई है। तो आज जो एक बड़ा गालिब इम्कान था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, वो फिलहाल मामला टल गया है और गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई और ये रिमांड हो गया है। तो एक और बात जो है आज इमरान खान ने जो उनके वकील ने बाहर आके बताई है, उन्होंने कहा कि अगर अलकादर ट्रस्ट में नैब के तमाम इल्जामात जो है वो दुरुस्त भी तस्लीम कर लिए जाएं तो ये कैसा माल बनाने का केस है कि जिसमें मेरी जात के फायदे के तौर के ऊपर अवाम के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई गई है और बेहतरीन अंदाज में कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। ये कैसी रिश्वत है? मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि देखें, ये जो केस आप कह रहे हैं कि ये केस फलां होगा, आप सारे इल्जामात सही भी साबित कर लें। एक तो मलिक रियाज को अगर आप नहीं पकड़ते तो उसका मतलब यह है कि आप वो इंसाफ वाले तकाजे पूरे नहीं हो रहे। दूसरे नंबर के ऊपर जुर्म क्या है? क्या जेब में पैसे डाले हैं? क्या फैक्ट्री लगा ली है? हाँ, जुर्म यह है कि यूनिवर्सिटी बनाई है। यूनिवर्सिटी को प्राइवेट बनाई है? नहीं जनाब, कौम के लिए। तो यूनिवर्सिटी बनाना, पढ़ाना एक तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो इमरान खान को तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।